Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am nutritionist Khadija Nasir and you are watching Master G Network. आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने किसी भी साइंटिफिक मेथड को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके डिफरेंट स्टेप को स्टडी किया था और हम लोगों ने एक रिपोर्ट प्रोवाइड की थी। मतलब ये कि डिफरेंट स्टेप्स हम लोगों ने स्टडी किया था और हमारा लास्ट स्टेप था प्रोवाइडिंग अ रिपोर्ट, जिसमें हम लोगों ने अपने सारे मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस किया था। अब रिपोर्ट बनने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे थ्योरी, लॉ एंड एप्लीकेशन के, कैसे वो रिपोर्ट या वो साइंटिफिक मेथड को हम लोग एक थ्योरी बनाते हैं, उसके बाद अगर वो अप्रूव हो जाती है तो वो कैसे एक लॉ और प्रिंसिपल बनता है। अगर हम बात करें थ्योरी की तो उसमें ये होता है कि जब हाइपोथेसिस जो है वो डिफरेंट मेथड से हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर वो हाइपोथेसिस जो है हम लोगों ने प्रोवाइड किया होता है या वो स्टेप्स एक्सपेरिमेंट के जो हम लोगों ने परफॉर्म किए होते हैं अगर वो फेलियर की तरफ नहीं जाते, रिपीटेडली जो है वो हमें उसके करेक्ट रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, तो उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उस फॉर्मुलेशन को जो है वो एक थ्योरी का नाम दे देते हैं। और थ्योरी कभी भी जो है वो ऑफन टेस्टेड और नेवर रिजेक्टेड। टेस्टेड तो जो थ्योरी है वो बहुत दफ़ा की जाती है लेकिन वो कभी रिजेक्टेड नहीं होती। रिजेक्टेड क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोगों ने जो साइंटिफिक मेथड्स को स्टडी किया था वो साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो हमारे सक्सेसफुल होते हैं। अब थ्योरी के रिजेक्ट होने ना होने की एक और वजह ये भी होती है कि उसके पीछे एक कंप्लीट एविडेंस होता है जिसकी बेस पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था और जिस बेसिस पे हम लोग उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब कोई भी थीसिस हमारा जो है वो रिजेक्ट नहीं होता और वो रिपीटेडली जो है उसके रिजल्ट्स हमें करेक्ट मिल रहे होते हैं तो वो एक थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और थ्योरी जो है वो कभी भी रिजेक्टेड नहीं होती। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉ और प्रिंसिपल की। अब जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है वो उस पर न्यू हाइपोथेसिस जो हैं वो और न्यू टेस्टिंग जो है वो की जाती हैं। उसके बाद जैसे जैसे डिफरेंट बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं और अपने न्यू जो हैं एक्सपेरिमेंट्स और न्यू थ्योरीज को उस पर अप्लाई करते हैं। वो क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि जो थ्योरी हमने बनाई होती है उसको वो डिसअप्रूव करना चाहते हैं। If a theory survives such a doubtful approaches or continue to be supported by experimental evidence, अब experimental evidence से अगर वो जो theory है वो फिर भी correct हो रही है, कोई भी उस biologist है वो उसको डिसअप्रूव नहीं कर पा रहा, तो वो जो थ्योरी होती है वो फिर लॉ बन जाता है। और लॉ जो होता है वो साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल होता है जो एक नेचुरल फैक्ट होता है। मतलब ये कि हम लोग साइंसेस की बेस पे हम लोग उसे एक नेचुरल फैक्ट का नाम देते हैं। उसकी अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें तो मेंडलीव्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रोवाइड किया गया था। वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद उस पर ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उसका हम लोगों ने डिडक्शन किया, फिर हम लोगों ने उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने रिपोर्ट लिखी। तो वन बाय वन मेंडल्स ने भी यही काम किया था। उसने इनहेरिटेंस पे रिसर्च स्टार्ट की थी, उसके बाद उसने स्टेप बाय स्टेप ये काम किया। जब कोई भी साइंटिस्ट उसकी इन चीज़ों को डिसअप्रूव नहीं कर सका तो उसने जो है वो उसको लॉ का नाम दिया। उसकी ये जितने भी सारी थीरीज थी, इसके जितने भी साइंटिफिक प्रोसेस थे वो सारे उसके जो हैं वो अप्रूव हुए। उसके बाद ये इनहेरिटेंस का एक लॉ बन गया। अगर हम लोग सरसरी सा इसका ओवरव्यू लें तो साइंटिफिक प्रॉब्लम में हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम उसके डिफरेंट डिडक्शंस करते हैं। डिडक्शंस में क्या होते हैं, हम लोग डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट आइडियाज़ सोचते हैं कि किसके थ्रू हम लोग या हम अपने किस एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू जो है वो इसको अप्रूव कर सकते हैं या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टार्ट करने के बाद हम लोग उसकी रिज़ल्ट की समराइजेशन करते हैं कि हमारे पास उसके कौन से रिज़ल्ट्स आए हैं। अब जब हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए, इफ़ जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास वो गलत हैं तो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो डिसअप्रूव हो जाएगा, वो अप्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सक्सेसफुल होते हैं तो वो जो हम लोगों ने मेथड स्टार्ट किया है वो हमारा सक्सेसफुल होता है और हमारा वो अप्रूव हो जाता है। वो अप्रूव होने के बाद
फर्दर जो है वो थ्योरी में तब्दील होता है और फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें फर्दर न्यू एडिशन करने के बाद न्यू रिसर्चेस करने के बाद वो लॉ बन जाता है। अब साइंटिफिक मेथड्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो बेसिक चीज़ें आती हैं, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि द डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। डाटा कैन बी डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट्स, वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब हम लोग जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं या हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, हम लोग डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ये जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी भी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो हम लोगों ने जो डाटा लिया है पेशेंट का वो सबसे पहले उसका नेम आएगा, उसके बाद हमने जो उसका ब्लड सैंपल लिया उसमें उसकी अमाउंट आएगी कि हमने इतने ml ब्लड लिया है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये डाटा में आती हैं। अगर हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें साइंटिस्ट जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करता है पहले और उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड को हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। अब डाटा को ऑर्गेनाइज करने का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास अगर प्रॉपरली डाटा अवेलेबल है, हमने कलेक्ट तो कर लिया लेकिन हम लोगों ने उसको उसकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग और हमने उसको उसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग और जिस तरह से हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में स्टडी किया था कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन, इस बेसिस पे अगर हम लोगों ने अपना जो डाटा है हमारे पास उसको हम लोगों ने फॉर्मुलेट सही से नहीं किया हुआ, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पुट नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल किसी भी डाटा को अगर हम लोग किसी ग्राफ में या किसी टेबल में या किसी फ्लो चार्ट में या डायग्राम में हम लोग उसको पुट कर लें तो हमारे लिए ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन हमें उस डाटा को ऑब्जर्व करने में और उस डाटा को कलेक्ट करने में और अपने रिजल्ट्स मैच करने में ईजी होता है। लेकिन अगर हम लोगों ने उस डाटा को ऑर्गेनाइज प्रॉपरली नहीं किया हुआ, डाटा हमारे पास है सारा लेकिन हमने उसको प्रॉपर ऑर्डिनरी शेप में नहीं रखा हुआ, तो हमारे लिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। तो इन सारे ड्रॉबैक से बचने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो डाटा को कलेक्ट करने के बाद डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन वो ईजीली उससे फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डाटा एनालिसिस की, अब डाटा एनालिसिस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? अब हम लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया है और जो हमारे स्टेप्स हैं और जो हम लोगों ने अपने गोल सेट किए हुए हैं कि हमने आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन हमारे ये रिजल्ट्स आ सकते हैं, उन रिजल्ट्स को हम लोग देखने के लिए डाटा को एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें स्टैट्स हम लोग डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डाटा एनालिसिस की बेस पे उसको अप्रूव और डिसअप्रूव किया जा सके। आइदर जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है वो हमारा ट्रू है या वो जो है वो एक्सपेरिमेंट हमारा फॉल्स है। तो डाटा एनालिसिस की बेस पे हम लोग ये डिसीजन लेते हैं। तो डाटा एनालिसिस में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा जो है वो नंबर ऑफ़ रेशोज़ आ जाती हैं, उसके बाद हमारा जो है वो प्रोपोर्शन आ जाता है। हम लोग किसी भी दो अमाउंट को या दो वैल्यूज़ को हम लोग रेशो में डिनोट करते हैं और जो अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन में जो है वो डिनोट करते हैं। प्रोपोर्शन का मीन होता है कि हम लोगों ने टू इक्वल रेशोज़ को एक इक्वालिटी में हम लोगों ने पुट करना है। उसमें बेसिकली होता है कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती हैं, 4 में से एक वैल्यू जो है उन्हें फाइंड करनी होती है और 3 हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिसको हम लोग बाद में x का नाम देते हैं और वो x की वैल्यू हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू फाइंड आउट करनी होती हैं। तो ये डाटा एनालिसिस हम लोगों ने करना होता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन। अगर x की वैल्यू हमारे पास जो है वो करेक्ट आती है, हमारा एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बिल्कुल ठीक होती है, तो हम x की वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। अगर हम लोग x की वैल्यू तक नहीं पहुँचते तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है और जो हमारे मेथड्स हैं वो डिसअप्रूव हो सकते हैं। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस की बेस पे हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन और किसी भी हाइपोथेसिस को अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरह से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और अगर वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो फिर कैसे थ्योरी, लॉ और नेचर का प्रिंसिपल बन जाता है।
इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।